Hello dear students, welcome to all of you. I am V.S. Sikarwar from National Rankers. Today now we will discuss on the scope of management. Scope of management means प्रबंध के क्षेत्र. जो प्रबंध के क्षेत्र हैं, एरिया है, किस किस क्षेत्र में किस किस फील्ड में प्रबंध होता है और किस प्रकार से होता है, तो हम उसको विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं. पहला है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन प्रबंध. उत्पादन के क्षेत्र में प्रबंधक द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए. उत्पादन न तो ज्यादा होना चाहिए और न ही कम होना चाहिए. सबसे पहला जो मैनेजमेंट होता है वो उत्पादन का होता है. जो आप उत्पादन कर रहे हैं उस पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है. ना तो बहुत ज्यादा उत्पादन होना चाहिए, ना बहुत कम उत्पादन होना चाहिए. उत्पादन के लिए जो सामग्री है वो किस प्रकार से हमें खरीदना है उस पर नियंत्रण होना चाहिए. सामग्री व्यर्थ न जाए, निश्चित आवश्यकता के अनुसार ही हम सामग्री का उपयोग करें. कारण ये होता है कि उत्पादन करना बहुत आसान है, लेकिन उत्पादन तभी किया जाता है जबकि उसका विक्रय होता है. इसलिए उत्पादन का प्रबंध होना बहुत जरूरी है. जैसे जैसे माल की डिमांड होती है वैसे वैसे आपका उत्पादन होता है. इसलिए उत्पादन पर यह नियंत्रण रखना चाहिए कि कैसा उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, कब करना, कितनी क्वांटिटी में करना. क्योंकि उत्पादन करके अगर हमने रख लिया तो हमें रखने की समस्या आएगी, उसकी कीमत कम होने की समस्या आएगी, माल के खराब होने की समस्या आएगी. इसलिए इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है. तो पहला प्रबंध उत्पादन से संबंधित होता है. तत्पश्चात वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है, सबसे महत्वपूर्ण है वो है वित्त और पैसा. वित्त पैसा जहां जरूरी है वहां उपलब्ध होना चाहिए, उसका उचित प्रबंध करना, यह वित्तीय प्रबंध कहलाता है. अगर वित्तीय प्रबंध नहीं है तो व्यापार सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा. वित्त किस प्रकार से आ रहा है, उसे किस प्रकार खर्च करना है, कहां लगाना है, किस उद्देश्य से लगाना है, इन बातों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है. इसलिए वित्तीय प्रबंध में बताया गया है कि वित्तीय प्रबंधक का कार्य संस्था में वित्तीय संतुलन को कायम रखना. व्यापार में न तो आवश्यकता से ज्यादा पैसा होना चाहिए और न ही कम होना चाहिए. आवश्यकता से ज्यादा अगर आपके पास वित्त होता है तो लाभ का प्रतिशत कम हो जाता है, और आवश्यकता से कम है तो व्यापार प्रगति नहीं कर पाएगा. अब इसके अनुसार जो है पहले से अनुमान लगाते हैं. लागत नियंत्रण, बजट नियंत्रण, पूंजी लागत आदि सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. कहां से पैसा लेना, किस प्रकार से लेना, क्या उसकी लागत आएगी, इन चीजों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है. इसके पश्चात विकास प्रबंध, डेवलपमेंट मैनेजमेंट. विकास प्रबंध के अंतर्गत औद्योगिक तकनीकी शोध, संयंत्रों के अनुसंधान, उत्पादन, अभिकल्पना तथा वस्तु विकास आदि संपादित होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, किस प्रकार व्यापार का विकास हो. विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए औद्योगिक तकनीकी शोध मतलब इंडस्ट्रियल टेक्निकल रिसर्च, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, और नए नए प्लांट, नई नई मशीनें, इनका रिसर्च होना चाहिए. प्रोडक्शन के नए नए तरीके होने चाहिए, और मार्केट में किस प्रकार से हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें, इमेजिनेशन, ये सब चीजें आपके पास होना चाहिए ताकि एक व्यवस्थित योजना के माध्यम से आप व्यापार में उतर सकें. तो विकासात्मक प्रबंध, हर वो काम करना जिससे व्यापार का विकास हो सके. समय प्रबंध, समय सीमित है इसलिए समय की तुलना से धन की जाती है. वर्तमान में प्रबंधकों के समक्ष प्रमुख समस्या समय के उपयुक्त बंटवारे एवं कुशलता उपयोग की है. प्रबंध को कम से कम समय में निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है. इसलिए आधुनिक प्रबंध शास्त्री समय प्रबंध को एक बहुत मुख्य अंग मानने लगे हैं, क्योंकि आपकी संस्था निश्चित समय के अंदर से वो सफलता हासिल कर लेती है या निश्चित समय के अंदर उत्पादन हो जाता है तो आपको सफलता मिल सकती है. अगर समय निकल जाता है तो फिर आप उस सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय पर हर काम होना चाहिए.
समय ही धन है, क्योंकि समय एक बार आपका चला गया तो फिर वह दोबारा नहीं मिल पाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। समय के अंदर काम होना, समय के अंदर अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को पूरा करना, ये प्रबंध के अंतर्गत बहुत जरूरी है कि कितने समय के अंदर कितना उत्पादन करना है, कितनी वित्त की प्राप्ति करना है, किस प्रकार काम करना है, कितना समय देना है, इन सब का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के जो भी काम किया जाए वो समय के अंदर होना चाहिए, अनावश्यक समय नहीं लगना चाहिए। इसके पश्चात वातावरण प्रबंध। प्रबंध को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक वातावरण के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है तथा सामाजिक वातावरण के अनुकूल ही अपने नियमों, नीतियों, उद्देश्यों का निर्धारण होता है। इसी कारण वातावरण प्रबंध का एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्य बनता जा रहा है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, आपका वातावरण इस प्रकार होना चाहिए जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते करना चाहिए कि आपके बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है इन सभी चीजों से प्रभावित होता है। सामाजिक पर्यावरण से भी प्रभावित होगा, आर्थिक पर्यावरण से भी प्रभावित होगा और सामाजिक और राजनीतिक कारणों से भी प्रभावित होता है। इसलिए सभी के बीच प्रॉपर संतुलन बना के रखना ये प्रबंध का उत्तरदायित्व है और उसके अनुसार उसे काम करना चाहिए। विपणन प्रबंध, विपणन जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है नए नए बाजार की खोज करना, नए कस्टमर की खोज करना, अपने माल की डिमांड को बढ़ाना, उसके अनुसार उत्पादन करना। तो इस प्रकार विपणन प्रबंध कहलाता है। विपणन प्रबंध का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक ग्राहकों की संतुष्टि पर जोर देना, पुराने ग्राहक को बनाए रखना और नए ग्राहक को बढ़ाना। यही काम आपका विपणन प्रबंध कहलाता है। इस विपणन प्रबंध के अंतर्गत बताया गया है अन्वेषण करना, विज्ञापन करना, विक्रय की व्यवस्था करना, आंतरिक बाजार और निर्यात आदि की व्यवस्था करना है। ये सब कुछ डिपेंड करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट पर। क्रय प्रबंध, परचेज का भी बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करना होता है। एक परचेज डिपार्टमेंट होता है जो संस्था के लिए हमेशा कच्चे माल की व्यवस्था करता है। तो किस प्रकार माल खरीदना है, कब माल का आदेश देना है, कहां से माल खरीदना है, कितना माल गोडाउन में कलेक्ट करके रखना है, इन सब चीजों का प्रबंध पहले से होना चाहिए। जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही माल खरीदना चाहिए, जितना हमें उत्पादन करना है उसी के अनुसार रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, न तो ज्यादा होना चाहिए और न ही कम होना चाहिए। अगर हमने अनुमान नहीं लगाया और कम मात्रा में अगर माल खरीदा तो हम पूरा उत्पादन नहीं कर पाएंगे, ग्राहकों को समय पर वस्तु उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। और अगर हमने आवश्यकता से अधिक माल खरीद लिया तो उसके अनुसार क्या होगा, समय पर माल उपलब्ध तो हो जाएगा, लेकिन आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण आपको उस माल को रखने की व्यवस्था करना पड़ेगी। माल के खराब होने का डर रहता है, कीमत गिरने का भय रहता है। इसलिए क्रय प्रबंध पर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जितना हो उसी के अनुसार क्रय किया जाए और कोशिश की जाए कि कम से कम लागत में माल को खरीदा जाए। इसके पश्चात संस्थापन प्रबंध, एस्टेब्लिशमेंट मैनेजमेंट। संस्थापन प्रबंध के कार्य क्षेत्र में व्यवसाय के संयंत्र, भवन इत्यादि के रखरखाव की क्रिया आती है। आपका जो संस्थान है, जो ऑफिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेस है, उसका मेंटेनेंस करना, बिल्डिंग की रखरखाव करना, साफ सफाई करना और सभी चीजों की व्यवस्था करना, ये प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात परिवहन प्रबंध, परिवहन का भी, मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो माल है आप मंगवाते भी हैं, माल भेजते भी हैं। तो किस प्रकार माल आप मंगवाते हैं तो आपको परिवहन लागत क्या आएगी, आप यहां से माल भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, कितना माल एक साथ खरीद लेना चाहिए ताकि परिवहन लागत बच जाए। इन सब चीजों पर नियंत्रण करना प्रबंध का कार्य है। और कर्मचारी प्रबंध, कर्मचारी, एक एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है जो कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है। तो कर्मचारियों द्वारा श्रम शक्ति का पूर्व अनुमान करना, चयन करना, प्रशिक्षण करना, पदोन्नति करना, सेवानिवृत्ति, अवनिति, ये सारे काम आते हैं। मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जो केवल कर्मचारी से संबंधित काम करता है, अर्थात वो समय समय पर जो कर्मचारी चले जाते हैं उसकी जगह नए कर्मचारियों की भर्ती करना, जो रिटायरमेंट ले रहे हैं उनको जो भी देना है राशि उसका प्रबंध करना,
कर्मचारियों के वेतन का अनुमान लगाना, उनका प्रमोशन का ध्यान रखना, उनके कार्य का ध्यान रखना, उनका अनुमान लगाना, ये सारे काम इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। और एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट करना ही होता है, क्योंकि किसी भी संस्था के अंतर्गत सुचारू रूप से काम करना है तो कर्मचारी जितने आवश्यक हो वो चाहिए। अगर कम कर्मचारी होंगे तो काम सही नहीं हो पाएगा। इसलिए कर्मचारियों का प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत न केवल भर्ती आता है, न केवल रिटायरमेंट आता है, बल्कि भर्ती से रिटायरमेंट तक बीच में जितनी भी क्रियाएं होती है सब कर्मचारी विभाग को करना पड़ता है।